दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए भारत ने अब कूटनीतिक स्ट्राइक की तैयारी की है। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का चयन किया। 7 सांसदों का यह डेलीगेशन दुनिया के प्रमुख देशों में जाएगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। पाकिस्तान पर इस कूटनीतिक स्ट्राइक के तहत देश के सभी राजनीतिक दलों के करीब 40 सांसदों की टीम 7 ग्रुप में बंटकर दुनिया भर के प्रमुख देशों की यात्रा करेगी। इस अभियान में कांग्रेस के नेता शशि थरूर को शामिल किया गया। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस टीम का हिस्सा है। और वहीं देखिए, केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लगातार समर्थन देने की सच्चाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने लाया जाए। इसमें विशेष रूप से भारत की तरफ से हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी दी जाएगी। इस टीम में 7 डेलीगेशन का गठन किया गया जो 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएगा। 7 सांसदों के इस डेलीगेशन में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, बीजेपी के सांसद वैजयंत पांडा और डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे और 40 सांसदों की टीम में ओवैसी का नाम भी शामिल है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों के साथ साथ आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। लेकिन भारत के हमलों से तबाह हुआ पाकिस्तान पहले तो सच्चाई छिपा रहा था, अब धीरे धीरे उसकी कलाई खुद ही खुल रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह किए गए अपने प्रमुख एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है। लेकिन अब एक बड़ा सबूत उसके खुद ही दुनिया के सामने रख दिया, जिससे साफ हो गया कि आखिर भारत ने उसे कहां और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें नूर खान जैसे बड़े और जरूरी एयरबेस शामिल थे। इन हमलों में रनवे, हैंगर और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे पाकिस्तान वायुसेना का बुनियादी ढांचा ही नष्ट हो गया था। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन सभी जगहों के लिए टेंडर निकाला है जिसमें एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कही गई है। आम दिनों में यह टेंडर निकलता तो शायद रखरखाव का हवाला दे दिया जाता, लेकिन भारत के साथ तनाव के बीच भारी तादाद में निकाला गया टेंडर इस बात का साफ साफ इशारा दे रहा है कि उनका एयरबेस तबाह हुआ और वो जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग चाह रही है, जिससे अब भारत अगर कोई हमला करे तो कुछ तो जवाब दे पाए। ये टेंडर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑनलाइन निकाले, जिसे कोई भी देख सकता है। पाकिस्तानी सेना ने 5 मई के बाद सीधा 12, 13 और 14 मई को यह टेंडर जारी किया। अब अगर देखा जाए तो आम दिनों में तनाव के दौरान कोई भी देश मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के काम के लिए टेंडर तो नहीं निकालता, वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने पर फोकस करता है। इसके पहले खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तबाही को सार्वजनिक रूप से कबूल किया। उन्होंने माना कि भारत के मिसाइल हमले में नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकाने तबाह हो गए और ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक नुकसान से इनकार कर रहा था और अपने लोगों के बीच फर्जी जीत का जश्न मना रहा था। पहलगाम हमले की साजिश कर भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने जो साजिश रची, भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते हुए उसे जवाब दिया गया। लेकिन भारत की तरफ से हैदराबाद के सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ जमकर मोर्चा संभाला। वो पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के मुखर आलोचक बनकर उभरे। एक बार फिर ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। उन्होंने हैदराबाद के नामपल्ली के हज हाउस में शुक्रवार की शाम हज यात्रियों को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर हज यात्रियों से खास अपील की। ओवैसी ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। आप हज को जा रहे हो, वहां पर दुआ करो कि अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा तो उनको और सीधा करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब पहलगाम में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर मारा तो देश भर में गुस्सा था। ओवैसी ने साफ कहा था कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बेशर्म और असफल देश है। ऐसे में अब वक्त पाकिस्तान को समझाने का नहीं बल्कि सजा देने का है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उजागर करने की कूटनीति पहल के तहत कई देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय एक डेलीगेशन भेजने का फैसला किया और खास बात यह है कि इसमें AIMM के नेता ओवैसी को शामिल किया गया है। और इस तरह केंद्र सरकार ने एक संदेश देने का काम किया कि दलगत मतभेद भले ही हो, लेकिन जब बात देश की आती है तो सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं, एकजुट हैं। आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ करिए कि यहाँ से ये जो नफरतों की दीवारें बढ़ रही हैं, अल्लाह उसका खात्मा कर दे। जो लोग हमारी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, अल्लाह उनको कमजोर कर दे। और जो ताकतें इस मुल्क में
दहशतगर्दी के जरिए मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह उन दहशतगर्दों का खात्मा कर दे। और याद रखिए, ये हमारा वतन है। आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जहां पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने अपने तरीके से सेना को सलाम किया। मनोज तिवारी ने एक नया गाना लॉन्च किया और इस गाने में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है। साथ ही तीनों सेनाओं के शौर्य का भी गुणगान मनोज तिवारी ने किया। सांसद मनोज तिवारी के इस गीत ने अभी से अपनी धूम मचा दी। ऑपरेशन सिंदूर पर बना ये गाना लॉन्च होने के पहले ही दिन 1 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी इस गाने का केवल ऑडियो ही आया है, जो कि अलग अलग म्यूजिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया है। 2 दिन में इसका वीडियो भी आ जाएगा और उसका प्रीमियर भी होगा। मनोज तिवारी के मुताबिक उन्होंने इस गीत के जरिए सेना का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब युद्ध के हालात बनते हैं तो सेना अकेले युद्ध नहीं लड़ रही होती। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए देश का हर नागरिक उनको ताकत देता है, मीडिया के लोग उनको ताकत देते हैं, गीतकार हो या लेखक, वो अपनी कविताओं और अपने गीतों से सेना को ताकत देते हैं और ये हमेशा से होता आ रहा है। मनोज तिवारी एक राजनेता होने के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार भी हैं। भारतीय सेना पर गर्व और इंडियन आर्मी के प्रति सम्मान का भाव दर्शाने के लिए मनोज तिवारी ने यह गाना गाया है और जिसके ऑडियो ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अभी इस गीत का वीडियो वर्जन आना बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली, जहां नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर बीटीगंज, मेन बाजार, नगर निगम, सिविल लाइंस होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंची। तिरंगा यात्रा में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने सेना के शौर्य की जमकर सराहना की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा। आज दुनिया भारत की सेना का लोहा मानती है। तिरंगा यात्रा में आए लोगों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। इस यात्रा में आए लोग भी पूरे उत्साह में नजर आए। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस बात पर भी जोर दिया और यह जाहिर भी किया कि देश की सेना ने जिस तरह से आतंक के ठिकानों और पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त किया, वो ये बताने के लिए है कि भारत की सेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। रुड़की में जहां तिरंगा यात्रा जहां से गुजरी, वहां लोगों ने इस यात्रा का दिल खोलकर स्वागत किया। देश का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसने जो कहा वो करके दिखाया, पाकिस्तान को उसे घुटनों पे लाया और आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने एक कड़ा प्रहार किया। उस सम्मान में आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश ने जिस तरीके से एक तरफा यूनाइट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई, आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट किया, हम देश के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके जज्बे को सलाम करते हुए और उनके परिवार की तरफ शोक संवेदना प्रकट करते हुए हम इस तिरंगा यात्रा को निकालते हैं। इधर मथुरा में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। थाना नौझील क्षेत्र में मथुरा पुलिस और स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से भारत में रह रहे 90 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के भारत में दाखिल हुए और मथुरा के अलग अलग ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि नौझील इलाके के खाजपुर गांव में मौजूद ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर अवैध बांग्लादेशी हैं। जब LIU ने इस बात की पुष्टि की, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने कार्रवाई की। 40 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार हुए अवैध बांग्लादेशियों ने 50 और लोगों की जानकारी पुलिस को मुहैया कराई, जिसके बाद पुलिस ने अब तक कुल 90 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मथुरा पुलिस ने IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसीज को भी इस बात की जानकारी दी है। एजेंसीज ने पूछताछ भी शुरू की और ये जानने की कोशिश शुरू की है कि आखिर ये लोग भारत में दाखिल कैसे हुए। वहीं मथुरा पुलिस के मुताबिक जांच में इस बात की जानकारी सामने आई है कि एक संगठित गिरोह मानव तस्करी में लिप्त है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईंट भट्टा चलाने वाले ठेकेदार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी योजना तैयार की, जिस पर अमेरिकी प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका गाजा पट्टी के करीब 10 लाख लोगों को लीबिया में स्थायी रूप से रिहैबिलिटेट करने की योजना पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में इस योजना की जानकारी रखने वाले 5 अलग अलग सूत्रों के हवाले से दावा यह किया गया कि ट्रंप प्रशासन ने इस प्रस्ताव को इतना सीरियसली लिया कि इसे लीबिया के लीडरशिप के सामने भी रखा गया। इसमें 2 मौजूदा अधिकारी और एक पूर्व अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, जिनके मुताबिक ये बातचीत डिप्लोमेटिक लेवल पर हो चुकी है।
इस योजना के तहत में अगर लीबिया गाजा के फिलिस्तीनियों को बसाने को तैयार होता है तो अमेरिका उसे अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। ये वही फंड है जिसे वॉशिंगटन ने 1 दशक पहले रोका था और इसे अब दोबारा से जारी करने की पेशकश हुई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन पहले भी अपनी इजराइल पक्षीय नीति और फिलिस्तीन मुद्दों पर आक्रामक रुख के कारण विवादों में रहा है। ये साफ नहीं है कि लीबिया ने इस प्रस्ताव पर कोई सॉलिड एग्रीमेंट किया था या नहीं, लेकिन ये तो तय है कि इस योजना को लेकर सीरियस लेवल तक बात पहुंच चुकी है। और एक तरफ जहां लीबिया इंटरनल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, वहीं भारी संख्या में लोगों को बसाना देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को डीप इम्पैक्ट डाल सकता है। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि फिलिस्तीनियों की जबरन बसावट ने न यहाँ वैध है और न ही इसमें कोई कूटनीति की इसमें कोई एग्जाम्पल सेट किया है। योगी सरकार ने प्रदेश में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर करतनिया घाट वन्य जीव से दुधवा टाइगर रिजर्व तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पर्यटक ट्रेन में अब विस्टा डोम कोच को भी शुरू कर दिया गया। इसी के साथ यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर पर्यटकों को जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव विस्टा डोम कोच के जरिए मिलेगा। फिलहाल अभी ये सेवा सिर्फ शनिवार और रविवार को ही पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले दिनों में इसे सभी दिन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ ये भी बता दें कि विस्टा डोम कोच में सीटें आरामदायक तो होती ही हैं, पैर फैलाने के लिए काफी स्पेस भी रहता है। सीटों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन्हें चारों ओर घुमाया जा सकता है। विस्टा डोम कोच ऐसे डिब्बे होते हैं जिनमें चौड़ी खिड़कियां होती हैं और छतें भी कांच की होती हैं। सिर्फ 275 रुपए में एक किराया लेकर पर्यटक विस्टा डोम कोच का आनंद ले पा रहे हैं। और पर्यटन विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के वन क्षेत्रों को वन डेस्टिनेशन फॉर फॉरेस्ट के इस रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि पर्यटक करीब 107 किलोमीटर के जंगल सफारी का विस्टा डोम कोच से मजा ले रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व में आ रहे पर्यटकों को एक नया अनुभव प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के प्रयासों से भारतीय रेल द्वारा विस्टा डोम कोच सेवा आरंभ की गई है। इसके माध्यम से पर्यटक एक ट्रेन सफारी का आनंद ले सकते हैं जो भारत में और किसी टाइगर रिजर्व में उपलब्ध नहीं है। यह ट्रेन कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, दुधवा नेशनल पार्क एवं किशनपुर वन्यजीव विहार के जंगलों के अंदर से जाती है और इसमें आरामदायक एसी विस्टा डोम कोच के माध्यम से पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्राप्त होगा। इस ट्रेन सफारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश इको पर्यटन चुनावी साल में बिहार सरकार की तरफ से सौगात दिए जाने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में राजधानी पटना के लोगों को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को मल्टी मॉडल हब और सबवे का उद्घाटन किया। पटना जंक्शन और जीपीओ गोलंबर के बीच बने हुए मल्टी मॉडल हब में पार्किंग की व्यवस्था की गई। जंक्शन एरिया में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या रहती है और ऐसे में मल्टी मॉडल हब के बनने से यात्रियों को काफी ज्यादा वहां पर सहूलियत मिलेगी, सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था होगी। मल्टी मॉडल हब पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की और ये कहा कि पटना जंक्शन से लोग सीधे आर ब्लॉक तक चले जाएंगे। आने वाले दिनों में मेट्रो परियोजना पर काम करने का संकेत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान दिया। और इसके साथ ही डीएम चंद्रशेखर सिंह ने योजना के बारे में जानकारी दी। बताया कि बहुमंजिला पार्किंग बनाई गई है, जंक्शन को अंडरग्राउंड सबवे से जोड़ा गया है और अब जो ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझा करते थे वहां उनको राहत मिलेगी। इसके अलावा आगे जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। जीपीओ गोलंबर से सीधे पटना जंक्शन पहुंचना इससे आसान होने वाला है। निश्चित तौर पर पटना स्मार्ट सिटी की पहल ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में काफी मदद करेगी। सरकार का मकसद यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाना। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नई व्यवस्था बहुत अच्छी है। स्मार्ट सिटी पटना के तहत आज पटना वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। आप देखिए कि किस तरीके से जो जीपीओ गोलंबर है वहां से लेकर सीधे पटना जंक्शन तक जाने के लिए एक खास रास्ते का निर्माण कराया गया है और ये मल्टी मॉडल हब के नाम से इसको जाना जाएगा और ये आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। ये जो रास्ता है यहाँ पे आपको बताऊं कि मल्टी स्टोरी पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि स्टेशन पर लगने वाली जाम और स्टेशन पटना जंक्शन इलाके में लगने वाली जाम से लोगों को निजात मिल सके। एक्सकलेटर का इस्तेमाल किया गया जिससे कि सीधे लोग जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे और सीधे तौर पे पटना जंक्शन पहुंचेंगे। इस रास्ते को आज मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया है और निश्चित तौर पे ये काफ़ी
एक अहम परियोजना थी जिसको लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी, काम चल रहा था। आमतौर पे जो दिक्कतें होती थी जाम की वजह से, कभी ट्रेनों का छूट जाना, कभी समय पर लोगों का नहीं पहुंच पाना अपने गंतव्य तक, तो इन तमाम चीज़ों से अब निजात मिलेगी। और इस तरीके से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, ये तमाम दिग्गज मौजूद थे। और उन लोगों ने आज एक तरह से कहा जाए तो बिहार वासियों को यह सौगात दी है, और बिहार को यह एक तरह से कहा जाए तो ये खास तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। लखनऊ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जबकि 2 गौ तस्कर पुलिस से बचकर भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि खुद को घिरता हुआ देख गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाब देते हुए पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की। पुलिस ने घायल हुए गो तस्कर को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए गो तस्कर के खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरार हुए दोनों बदमाशों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी। मुठभेड़ की जगह से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद किया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश की पहचान शोएब के तौर पर हुई है, जो मुजफ्फरनगर के खतौली का रहने वाला है। और पुलिस के मुताबिक शोएब पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि 5 मई को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थाना गोसाईगंज पर एक ट्रक से 20 गोवंश मिले। गौ तस्करों के लखनऊ आने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा और गौ तस्कर फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उसके पहले गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में तेज रफ्तार कार से स्टंटबाजी करते लोगों ने सड़क पर चल रहे 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसे कार में बैठे हुए किसी शख्स ने कैप्चर किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार सवार युवकों ने रोड पर जानबूझकर 4 लोगों को टक्कर मारी। इस दौरान कार में ही सवार एक व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। हैरानी की बात तो यह है कि हादसे के बाद भी कार नहीं रुकी और आरोपी मौके से भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ युवक सड़क किनारे खड़े थे। अचानक एक सफेद रंग की कार आती है बहुत ही तेजी से और उनको टक्कर मार देती है। घटना निर्माण नगर के पास अजमेर रोड की है। जिस दौरान कार सवार अपनी स्टंटबाजी के सनक में चूर गाड़ी को तेजी से दौड़ा रहा था, उस दौरान सड़क पर काफी अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि कार की चपेट में आए 4 लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन जिस लापरवाही और बेखौफ अंदाज में ये घटना अंजाम दी गई, उससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर कार सवार युवकों की पहचान की जा रही है और इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया। घटना को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी पुलिस अपने लेवल पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आरोपी है कि स्कूल टीचर के थप्पड़ मारने से नर्सरी में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई। नैनी पुलिस ने 2 टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नैनी थाना क्षेत्र के महेवा पश्चिम पट्टी निवासी वीरेंद्र का 3 साल का बेटा नर्सरी क्लास से पढ़ता था। परिजनों के अनुसार स्कूल के बच्चों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा शिवाय स्कूल में रो रहा था। टीचर उसे लेकर क्लास में आई, बेंच पर बिठा दिया। बच्चे ने इसके बाद भी रोना बंद नहीं किया तो एक टीचर ने उसे थप्पड़ लगा दिया। यहाँ परिजनों का आरोप है कि टीचर के थप्पड़ जड़ने से जो उनका बेटा था वो बेंच पर गिर गया और इससे उसका सिर बेंच से टकराया, उसकी मौत हो गई। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने बताया कि बेंच से चोट लगने के बाद शिवाय के नाक और मुंह से खून आया और फिर वो जमीन पर गिर गया। इस घटना के बाद से परिवार वालों में काफी दुखी का माहौल है। परिजन काफी नाराज हैं। पुलिस ने महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की पुलिस में शिकायत की है।